गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 क्लास 12 विषय वही इतिहास पार्ट 5वां चल ही रहा है। पेज नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, पेज नंबर 94। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सहायक संधि। इंपॉर्टेंट है ये, सहायक संधि का क्वेश्चन आता रहता है छोटा 2 नंबर का, तो इसलिए मैंने कहा इसको एक अलग ही चैप्टर में इसको मैंने भेजा है सहायक संधि को। सहायक संधि जो थी लॉर्ड वेलेजली ने करी थी, उसकी प्रमुख शर्तें सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली, इसका संस्थापक था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, अब इसकी प्रमुख शर्तें, सहायक संधि की प्रमुख शर्तें नोट कर लो तुम। सहायक संधि इसकी प्रमुख शर्तें, नंबर 1 पहले नंबर पे थी, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने यहाँ सुरक्षा व शांति के लिए एक अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को सुरक्षा के लिए अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, इसका व्यय राज्यों को वहन करना होता था। इसका व्यय यानी खर्च राज्यों को वहन करना पड़ेगा। पहली शर्त थी ये। दूसरी शर्त थी जो है वो है राज्यों को कंपनी की अनुमति के बाद ही यूरोपियों को राज्य की सेवा में रखा जा सकता था। राज्यों को कंपनी की अनुमति के बाद ही यूरोपीय को सेवा में रखा जा सकता था। ये 2 पॉइंट तो उतारो तुम, इससे पहले इसके 6 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा सहायक संधि पढ़ रहे हैं हम, पेज नंबर 94। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी। सहायक संधि का मतलब था जैसे जो राज्य थे, जो हमारे यहाँ के शासक थे, उनसे एक संधि की गई थी, वो सहायक संधि के नाम से जानी गई। इसके पहली शर्त थी, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को सुरक्षा के लिए अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी और इसका खर्च राज्यों को, जिस राज्य में अंग्रेज सेना रहती थी वो व्यय राज्यों को करना पड़ेगा, यानी पूरा खर्च राज्यों को ही सहन करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई कोई भी राज्य है, अब जिसने मान लो ये सहायक संधि कर ली अंग्रेजों के साथ, तो सहायक संधि में जो राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ अंग्रेज सेना 1000 सैनिक, 2000 सैनिक, 3000 सैनिक, वो हमेशा उसी राज्य में पड़े रहेंगे। उनका अलग कैंप होगा और पूरा का पूरा खर्चा उसी राज्य को देना पड़ेगा, अंग्रेज नहीं देंगे। पूरी उनकी सैलरी, उनका खान पान, उनकी जो भी खर्चा आना है, रोटी पे, पानी पे, ड्रेस धुलाई पे, नए कपड़ों पे, सब कुछ राज्यों को वहन करना पड़ेगा। दूसरा, राज्यों को कंपनी की अनुमति के बाद ही यूरोपीय, और अंग्रेजों ने दूसरी शर्त लगाई, कोई भी राज्य या उसका शासक अंग्रेजों की और उस कंपनी की अनुमति के बिना दूसरे यूरोपियों को अपनी सेवा में नहीं रखेगा, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी जो थे यहीं पे थे और पुर्तगाली यहीं पे थे, तो उनको सेवा में नहीं रखा जाएगा, कंपनी की इसकी अनुमति लेनी होगी। तो ये 2 शर्तें हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, मिटा दूँ इसको, ठीक, आगे देखते हैं। तीसरी शर्त इसकी, राज्यों की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। तीसरा, राज्यों की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। ये तीसरी शर्त थी। इसके बाद में आप देखिए चौथी है, कंपनी की अनुमति के बिना वह अपने विदेशी संबंध नहीं रख सकता था। कंपनी की अनुमति
के बिना वह यानी राज्य विदेशी संबंध नहीं रख सकता था, इसके बाद में 5वां था, इसके बदले कंपनी राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती थी। इसके बदले कंपनी राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती थी, ठीक है, अपने ऊपर यानी अपने पर लेती थी। और 6ठा था, कंपनी राज्यों को आश्वासन देती थी कि वह उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और 6ठा था, कंपनी राज्यों को आश्वासन देती थी। 6 पॉइंट को इसका प्रमुख शर्तें, यहाँ पे 6ठा ऊपर लिख रहा हूँ भाई मैं। 6, कंपनी राज्यों को आश्वासन देती थी कि वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है, 2 पहले लिखा दिए, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। यानी लॉर्ड वेलेस्ली था, उसकी सहायक संधि थी। ये सहायक संधि की 6 शर्तें थी। ये आपको कॉपी में नोट करना है, ऐसा आपको याद भी करना है। ठीक है, वापिस देख लो। पहली शर्त थी, इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने यहाँ सुरक्षा व शांति के लिए एक अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी, जिसका पूर्ण नियंत्रण कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में था। दूसरी शर्त, राज्यों को कंपनी की अनुमति के बाद ही किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में रख सकता था। तीसरा पॉइंट है, राज्यों की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था। चौथा है, कंपनी की अनुमति के बिना वह विदेशी संबंध नहीं रख सकता था कोई भी राज्य। वह मतलब यहाँ पे है राज्य, वह यानी कोई भी राज्य, कोई भी शासक। ठीक है। 5वां, इसके बदले कंपनी को राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती थी। इसके बदले में कंपनी कहती थी कि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और 6ठा पॉइंट है, कंपनी राज्यों को आश्वासन देती थी कि वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। वह आंतरिक मामलों में यानी राज्य के आंतरिक मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी कंपनी, ये कंपनी दावा करती थी। तो ये थी सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा निर्मित सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। पहले एक बार ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। तो अब हम देखते हैं सहायक संधि को स्वीकार, ये सहायक संधि की प्रमुख शर्तें हैं। 6 शर्तें हैं, 6 की 6 शर्तें आपको नोट करनी है कॉपी में, और 6 की 6 ही आपको याद करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख शर्तें लिखिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा निर्मित एक मसौदा तैयार किया गया जो कि सहायक संधि के नाम से कहलाया। ठीक है, उसको सहायक संधि कहते हैं। ये इसकी प्रमुख 6 शर्तें थी। अब सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, जिसके अंदर सबसे पहले हैदराबाद नंबर 1 पे, उसके बाद में दूसरे नंबर पे है आपका मैसूर, तीसरे नंबर पे है आपका अवध, और चौथे नंबर पे है आपका पेशवा। ठीक है, इन्होंने सन 1798 में स्वीकार कर ली, इसने 1799 में स्वीकार कर ली, इसने 1801 में स्वीकार कर ली, और इसने 1802 में स्वीकार कर ली। ये 4 प्रमुख राज्य जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जिन्होंने कंपनी ने जो जानबूझ के सहायक संधि पे मजबूर कर दिया था, जिसके अंदर है बिटूर है, सतारा है, झांसी है आदि कई थी। ये तो थे जिन्होंने सहमति से सहायक संधि को मान लिया था। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, इसके अलावा अवध 1801 में और पेशवा 1802 में।
ये प्रमुख राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहायक संधि से कंपनियों को लाभ। आगे वाला हमारा पॉइंट है कंपनी को लाभ। सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ मिले? भाई लाभ तो मिलने ही थे क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली था और उसने सहायक संधि इस प्रकार बनाई कि राज्यों को, जितने भी जो राज्य थे उनको ये चीज़ नहीं लगे कि हाँ सहायक संधि हमने कर ली, तो सहायक संधि के माध्यम से उनको ये लगे भाई हाँ ठीक है अब अंग्रेज हमारे साथ सही तरीके से रहेंगे। लेकिन ये लॉर्ड वेलेस्ली की क्या थी, एक कूटनीतिज्ञ सोच थी, उसकी दूरदर्शी सोच थी कि वो इस प्रकार राज्यों को पंगु बना देना चाहता था कि राज्य जो है अब अपनी मन से अकॉर्डिंग न तो विदेशी शासकों से संबंध रख सकते हैं, न किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में रख सकते हैं, न किसी दूसरे से राज्य से वो संधि कर सकता है। सबके लिए उसको कंपनी की अनुमति लेनी पड़ेगी। और अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो गया कि उनके 5,000 सैनिक 10,000 सैनिक वही हैं, राज्य को खर्चा देना पड़ रहा है, सैनिक किसके कहलाएंगे? अंग्रेज़ों के कहलाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार राज्यों को पंगु बना दिया था। और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, तो आंतरिक मामले बचे ही कहाँ थे? ठीक है, अब ऐसे आंतरिक मामले एक राज्य में 2 शासक है, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं तो वो तो इंटरनल मैटर है, तो वो तो वैसा पारिवारिक लड़ाई झगड़े तो वहीं खत्म हो जाते हैं। बाहरी तरफ से तो उसको बिल्कुल पंगु बना दिया था शासक को, कि न तो विदेशी किसी राज्य से बात करेगा, संधि भी नहीं करेगा, उसके साथ किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखेगा। तो इस प्रकार पूरी की पूरी जितने भी जो बाहरी जो क्षेत्र था वो पूरा अंग्रेजों ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार उन्होंने राज्यों को पंगु बना दिया। अब सहायक संधि की लाभ देखिए। पहला, ये प्रणाली साम्राज्य निर्माण के कार्य में भेदीय शत्रु की भूमिका निभाने लगी। भारतीय राज्य निशस्त्र हो गए, भारतीय राज्य निशस्त्र हो गए, पहला लाभ कंपनी को। दूसरा, भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बड़ी सेना मिल गई, भारतीय राज्यों के खर्चों पर अंग्रेजों को बड़ी सेना मिल गई। यहाँ इन्होंने अपने अपनी रेजिडेंसी डाल दी, अपने अपने सैनिक रख दिए, 5-10 हज़ार यहाँ, 5-10 हज़ार, 5-10 हज़ार, ऐसे करके उसने बहुत सारे राज्यों के अंग्रेजी सेना हो गई। जब भी अंग्रेजों पर कोई आक्रमण करता तो ये सेना एकमुश्त होकर अंग्रेजों की सेना में जाके मिल जाती, और जब युद्ध खत्म होता तो वापस अपने अपने रेजिडेंस में आ जाती, खर्चा उनको उठाना पड़ता। हैदराबाद के निज़ाम को उठाना पड़ता, मैसूर के उसको उठाना पड़ता, अवध के शासकों को उठाना पड़ता, पेशवा को उठाना पड़ता, मराठों को, क्यों अंग्रेज सेना उनको रखनी पड़ती थी। ठीक है, इसके बाद में कंपनी की सेना उसकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे चल जाने में सफल हुई। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा, भारत में अन्य यूरोपीय देश विशेषकर फ्रांसीसी चालों को विफल करने में पूर्णतः कंपनी जो है यूरोपीय देश विशेष रूप से फ्रांस, तो फ्रांस की चालों को बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी शासक यूरोपियों को अपनी सेवा में नहीं रख सकता जब तक कंपनी अनुमति नहीं दे। और कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंग्लैंड की थी, ब्रिटेन की थी, तो वो फ्रांस को वैसे भी अनुमति नहीं देती और उनको फ्रांसीसियों के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए। ठीक है, और इसके बाद में छठा, भारतीय शासकों के आपसी विवादों में वो मध्यस्थ बन गई, और जो भारतीय शासक लड़ते तो वो बीच में समझौता कराने वाले वो जो दलाल बन गए। कंपनी के जो एजेंट थे, जो गवर्नर आते थे, वो दलाल बन गए। अब वो इधर से भी पैसा लूटते, इधर से भी पैसा लूटते, उन दोनों के बीच में संधि करवा देते। और नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यों में स्थित अंग्रेज रेजिडेंट प्रभावशाली हो गए और वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लग गए। अब क्या, एक रेजिडेंट होती थी, अब ये रेजिडेंट इनके सबके पास में एक रेजिडेंट है। अब ये रेजिडेंट जो थी अंग्रेज थी। ठीक है, ये रेजिडेंट जो होती थी अंग्रेज के जो अफसर होते थे, वो अफसरों की एक रेजिडेंट होती, जिसे परिषद या काउंसिल बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ मौजूद 8 या 10 अफसर जो भी है, ये उनकी रेजिडेंट है, इनका पूरा खर्चा इनको देना है। ये रेजिडेंट का इनका डायरेक्ट हैदराबाद के दरबार में वहाँ आना जाना, वहाँ के शासकों से बात करना। तो रेजिडेंटों ने क्या कर दिया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, यानी राजा को वो राय भी देने लग गए, सुझाव भी देने लग गए, ये मत करो, ये करो, ऐसा मत करो। तो धीरे धीरे ये रेजिडेंट जो थी ये प्रभावशाली बन गई। अंग्रेज रेजिडेंस प्रभावशाली हो गई और इनका धीरे धीरे वजूद खत्म हो गया। तो ये कंपनी को लाभ। अब देशी राज्यों की बात करते हैं। देशी राज्यों को क्या हानि हुई?
पहला, निशस्त्रीकरण से और विदेशी संबंधों को कंपनी के अधीन स्वीकार करने से वे अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। दूसरा, रेजिडेंटों ने राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया। और तीसरा, कमजोर और उत्पीड़क राजा की रक्षा हुई, लेकिन जनता को अपनी अवस्था सुधारने से वंचित रखा गया और इस प्रकार से जनता की और हालत खराब हो गई। संधि स्वीकार करने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया घोषित हो गए। कंपनी ने राज्य के आय का 1/3 भाग आर्थिक सहायक के रूप में राज्यों से लिया और कंपनी ने क्या कर दिया, इनका 1/3 भाग इन्होंने कर के रूप में ले लिया, कर के रूप में। अब 1/3 भाग का मतलब हुआ कि 100 का तीसरा हिस्सा, ठीक है, तीसरा हिस्सा हो गया, मतलब 33%, 33.33% तो हिस्सेदारी कंपनी की हो गई। यहाँ जितना भी पैसा आना है उसका 33%। अगर हैदराबाद निज़ाम को कर के रूप में 1 करोड़ प्राप्त हुए तो 33,33,000 ये तो किसके पास जाने हैं, सीधे सीधे 33,33,000 रुपये किसके पास जाने हैं, कंपनी के पास जाने। अगर 1 लाख को मैसूर को 1 लाख की आवक हुई तो 33,000.33 ये प्रतिशत जो है कंपनी के पास जाएगा। यानी इनका खर्चा भी राज्य उठाएंगे, सैनिकों का खर्चा भी राज्य उठाएंगे, रेजिडेंट का पालन पोषण भी राज्य करेंगे, इनके साथ इनके बीवी बच्चे बाल बच्चे सबका पालन पोषण भी राज्यों को देना है, खर्चा पूरा ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। इनके किसी भी, क्योंकि टोटल खर्चा इनको देना होता था, तो ये आराम से ऐशो आराम की, इनके बाल बच्चे बीवी बच्चे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे, जो उनके मन में आता खाते पीते ऐश करते थे, ठीक है। और उसके अलावा सैनिकों का खर्चा भी बेचारे ही उठा रहे, फिर भी कंपनी को 1/3 हिस्सा भी कर के रूप में इनको देना होता था। तो ये था सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की। सहायक संधि को मानने वाले हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा, ठीक है। और कंपनी को इससे क्या लाभ हुआ जो कि मैंने अभी बताए हैं, और देशी राज्यों को क्या हानि हुई है ये भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सहायक संधि को आप वापस पढ़िए, समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार, हम याद क्या करना है, सहायक संधि को स्थापित करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली, इसने एक मसौदा तैयार किया राज्यों के साथ संधि करने का, वो सहायक संधि के नाम से कहलाई। सहायक संधि की 6 प्रमुख शर्तें थी, ठीक है, वो शर्तें मैंने बोर्ड पे लिखा दिया, आपने नोट कर ली होगी। सहायक संधि को मानने वाले 4 हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा, और आगे की गणित मैंने समझा दी। कंपनी को क्या लाभ हुआ, देशी राज्यों को क्या हानियाँ हुई इसके बारे में, ठीक है। आज के लिए काफ़ी, गुड बाय।